आज हम लोग व्यंजन संधि का 8, 9, 10 नियम जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। पिछली और वीडियो में 1 से लेकर के 7 तक के नियम हो चुके हैं, प्लस स्वर संधि पूरा हो चुका है और संधि की परिभाषा और तीनों भेदों की परिभाषा वो हो चुके हैं अलग अलग जो है भाग में। ठीक है ना। आज हम लोग नियम 8 को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि क्या है नियम। यदि मौ के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण का मतलब य, र, ल, व, और ऊष्म वर्ण का मतलब स, ख, स, ह, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स और ह हो तो मौ का अनुस्वार हो जाता है। मतलब क्या कि पहली तरफ अगर मौ है और दूसरी तरफ कोई अंतस्थ वर्ण है, य, र, ल, व या स, मूर्धन्य स और ह, इन 8 वर्णों में से कोई एक है तो मौ का अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट। फिर एक बार ध्यान दे लें, पहली तरफ का जो शब्द है, जो खंड है, उसका अंतिम अक्षर या अंतिम वर्ण मौ, और दूसरी तरफ का जो खंड है या शब्द है जो कहें, उसका पहला वर्ण या तो अंतस्थ है और या ऊष्म वर्ण में से कोई भी एक है तो मौ जो है अनुस्वार में, मौ में किसमें चेंज होता है? मौ में चेंज होता है। ठीक है ना। पहली तरफ वाले में मौ में चेंज होता है, दूसरी तरफ में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। आइए हम लोग उदाहरण के द्वारा इसको समझे तो और बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे यहां पर हमने दिया है, पहला उदाहरण लिया है संयम। यहां हम आपको समझने के लिए ऐसे लिख देते हैं ताकि आप समझें। मौ का य, मौद और य मिलकर के अनुस्वार। कैसे मौ का अनुस्वार हो रहा है? संयम। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है संयम। आइए इसका वर्तनी लिख लेते हैं। ये वर्तनी लिख लिए, उसके बाद देखेंगे कि विकार कहां होता है। तो ये देखिए अनुस्वार है और ये य है। य क्या है? अंतस्थ वर्ण है और उससे पहले अनुस्वार आ रहा है। इसका मतलब, इसको उल्टा समझ ले थोड़ा, कि य है अंतस्थ या ऊष्म वर्ण, बाद वाले जो शब्द का खंड का पहला वर्ण अगर है और पहले वाले में आपको यहां पर वर्तनी लिखने पर अनुस्वार आता है तो इसका मतलब कि वह अनुस्वार न होकर के क्या है? मौ है। तो ये क्या है? ये मौ हो गया और यह तो ये है ही है। अब इसको आइए अगर हम लोग फिर इसको लिखते हैं अगर हम फिर, तो ये देखिए सौ और 100 पूरा हो गया और मौ जाकर के औ के बाद जुड़ गया तो ये हो गया सम, और ये य औ से पहले जुड़ गया तो य और औ इसको स्वर मिलकर के ये पूरा कर रहा है। और उसके बाद मौ के साथ औ, तो यम, य और म, यम, तो शम धन यम। ऐसे भी आप समझिए। अब आप यहां से और स्पष्ट हो रहा है कि ये मौ है, ये मौ है और ये अंतस्थ वर्ण है, य है। तो ये क्या हुआ? ये मौ अपने अनुस्वार में, मौ जो है अनुस्वार में बदलेगा तो ये हो गया संयम। आइए दूसरे एग्जाम्पल का हम लोग देखते हैं। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है संरक्षक। संरक्षक मौद, यहां पर हमने आपको समझने के लिए दिखाया है मौ धन र, और ये अनुस्वार में बदल रहा है मौ। ठीक है ना। तो संरक्षक। अब इसकी वर्तनी लिखिए। वर्तनी लिखने से देखिए कितना आसानी है। आप लोग पीछे से हम लोग लिखते आ रहे हैं, तुरंत समझ में आता है बात। ये पूरा वर्तनी हम लोगों ने इसका संरक्षक का लिख लिया। स, अ, हाँ, उसके बाद अनुस्वार, फिर र, अ, और ये क्षत्रिय छ, क, स, अ और क, अ। इसमें हम लोग टाइम ज्यादा वेस्ट न करें क्योंकि इसको हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। आप लोग शुरू से सारी वीडियो को देखिएगा तो आप समझ जाइएगा पूरा बढ़िया से कि वर्तनी लिखने के फायदे क्या है। तुरंत हम लोगों को बात स्पष्ट हो जाती है। अब ये देखिए विकार कहाँ है? विकार यहाँ पर, ये अनुस्वार है और ये र है। ये रो क्या है? ये अंतस्थ वर्ण है। य, र, ल, व, इसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और ये इसका मतलब अंतस्थ वर्ण के पहले अगर अनुस्वार लगा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो अनुस्वार नहीं है, मौ है। क्योंकि नियम क्या कहता है कि यदि मौ के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण
में हो तो म का अनुस्वार में बदल जाता है। तो ये अंतस्थ वर्ण है र, तो ये म अनुस्वार में बदलेगा। आइए इसको हम लोग पूरा फिर से लिखते हैं, इसके विच्छेद को देखते हैं, तब हम लोग को क्लियर हो जाएगा। सौ और सौ पूरा, म जोड़ दिए और सौ के बाद, है ना, तो सम और धन रक्षक, र और र पूरा, क और स और क्षत्रिय छ, क और क, सम धन रक्षक। अब यहां पर देखिए स्पष्ट एकदम दिखाई दे रहा है कि ये म है और ये क्या है, ये म है और ये अंतस्थ वर्ण है। तो क्या होगा, ये म अनुस्वार में बदलेगा। तो ये हो गया सौ अनुस्वार रक्षक, ठीक है ना। ये तो क्लियर। तीसरा हमने लिया है ये म धन लौ। ये समझ में जानते रहिए, इसका कोई ये नहीं है, ये आपको तुरंत बात समझ में आ जाए इसलिए। म धन लौ ये अनुस्वार में बदल रहा है। कैसे? एग्जाम्पल्स हमने लिया है संलग्न। एग्जाम्पल्स क्या लिया? संलग्न। आइए इसके हम लोग वर्तनी को लिख लेते हैं। वर्तनी लिख लिए, स अ अनुस्वार, ल अ ल, फिर गौ में कोई स्वर नहीं, तो उसके बाद नौ और नौ के साथ स्वर है अ, संलग्न। अब हम लोगों को क्या दिखाई दिया कि विकार कहाँ है? ये देखिए, ये अनुस्वार और ल, यहां विकार है। ल क्या है? ये अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है और उससे पहले म है। इसका मतलब नियमता वो म नहीं होकर के अनुस्वार में बदल जाएगा। आइए इसको हम लोग फिर लिखते हैं। म को अ के बाद जोड़ देंगे, म को अ के बाद इधर जोड़ दे और ल को अ से पहले जोड़ दे, ठीक है ना। तो स अ स और म सम और लग्न, ल जाके पहले जुड़ा, ल अ पूरा हो गया, गौ में कोई स्वर नहीं है, न और अ न, सम धन लग्न, क्या हो गया? संलग्न, ठीक है ना। ये चौथा उदाहरण हमने लिया है संशय। यहां पर हमने दिखाया है आपको समझने के लिए कि म धन स बराबर ये अनुस्वार, हमने ऐसे करके आपको समझने के लिए दिखाया। अब संशय का हम लोग क्या किए? वर्तनी लिख लिए। वर्तनी लिखे तो स अ, है ना, अनुस्वार स और ये फिर आपका अ और य और अ, ये पूरा हो गया। अब हम लोग को कहां पर विकार दिखाई दे रहा है? ये अनुस्वार और स, ये विकार है। तो नियम कह रहा है कि म के बाद अगर कोई अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आता है तो म अनुस्वार में बदलता है। तो ये स क्या है? ये ऊष्म वर्ण है, तो स ऊष्म वर्ण है, तो क्या है? ये म क्या है? इसका मतलब कि ये अनुस्वार में बदला है, तो ये अनुस्वार के बदले में म। तो अब ये लिख करके इसको देखते हैं। स म, सम, स और अ पूरा स, और ये म जाकर के जुड़ गया अ के बाद, तो सम, और ये स अ से पहले जुड़ गया, तो स और य अ, स, य और अ, य, स, तो समधन स, संशय। आइए पांचवें एग्जांपल्स का हम लोग देखते हैं। पांचवा एग्जांपल्स हमने लिया है संहार, ठीक है। ये हमने दिखाया यहां पर म धन ह बराबर क्या? अनुस्वार, म के बाद ह आया, म और ह जोड़ता है तो म की जगह पर अनुस्वार होता है, ये समझने के लिए। संहार का आपको वर्तनी लिख लेते हैं। स अ अनुस्वार, ह आ, हा, र अ र। अब कहां पर यहां पर विकार है? ये यहां पर अनुस्वार और ह के विकार है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ के जो शब्द है, खंड है, उसका पहला जो वर्ण है ह है और उससे पहले अनुस्वार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो अनुस्वार नहीं है, म है। क्योंकि नियमतः म के बाद कोई अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आता है तो म अनुस्वार में बदलता है, तो ये म। आइए इसको लिखते हैं। स और स, म सम, और ये ह जाकर के आ से पहले लगा, तो ह और आ स्वर हा, र और र, समधन हार, संहार, ठीक है। ये नियम क्लियर हुआ।
पूरा ठीक है। आइए अब हम लोग नियम 9 को देखते हैं। नियम 9 में क्या दिया है? नियम 9 कहता है कि यदि मूर्धन्य स के बाद, यदि मूर्धन्य स के बाद तो या थो आता है तो क्रमशः ट या ठ हो जाता है। मतलब मूर्धन्य स के बाद अगर तो आता है तो की जगह पर ट होता है और थ की जगह पर ठ हो जाता है। क्या होता है? यदि मूर्धन्य स के बाद तो या थ है तो क्रमशः बोल रहा है कि ट या ठ हो जाता है। मतलब कि तो की जगह पर ट और थ की जगह पर ठ। आइए इसके एग्जाम्पल्स को जब हम लोग देखेंगे ध्यान से तो बात पूरा एकदम स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हमने पहला एग्जाम्पल लिया है प्रविष्ट। प्रविष्ट इसका हम लोग वर्तनी लिख लेते हैं पहले। प र, प आधा है, प र और उसके बाद अस्वर, व में ह्रस्व ई है और श है फिर मूर्धन्य, ये इसके साथ कोई स्वर नहीं है और ट के साथ अस्वर। आइए इसको अब देखते हैं कि इसमें कहां पर विकार है। तो ये रहा स के बाद तुरंत ट है, मूर्धन्य स और मूर्धन्य स के बाद ट है। वर्तनी लिखने से यही बेनिफिट है कि तुरंत बात पकड़ में आ जाती है कि विकार है कहां। अब देखिए, अब नियम क्या कहता है कि अगर मूर्धन्य स के बाद तो या थ आता है तो क्रमशः तो का ट और थ का ठ होता है। तो मूर्धन्य स के बाद यहां पर ये ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि ये ट नहीं है, ये क्या है? ये त है। तो ये मूर्धन्य स दंत। अब इस स को हम लोग ह्रस्व ई के बाद जोड़ देंगे और त को अ से पहले जोड़ देंगे। अब आइए इसको लिखते हैं तब और क्लियर होगा। आइए प र अ, प्र व ह्रस्व ई वी और ये मूर्धन्य स ह्रस्व ई के बाद जाके जुड़ा तो प्रविश है ना, और प्लस ये तो जो है अ से पहले जुड़ा तो त में जब अ स्वर जुड़ गया तो पूरा हो गया, ठीक है ना। तो प्रविश धन तो। अब यहां क्लियर हुआ कि ये ट कहां से आया? ये ट जो है कहां से आया है? ये ट आया है, ये मूर्धन्य स के बाद ये त है, ये मूर्धन्य स इसके बाद ये त। तो नियमतः ये त न हो करके मूर्धन्य स के बाद त है तो ट हो जाता है, इसलिए ये हो गया प्रविष्ट। आइए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है षष्ठ। दूसरा एग्जाम्पल है षष्ठ। आइए इसका वर्तनी को लिख लेते हैं। स अ, फिर इस स में कोई स्वर नहीं है, मूर्धन्य स, ठ और ठ के साथ अ स्वर है तो ये अ। अब देखिए कहां विकार है? ये रहा विकार। कह कि मूर्धन्य स के बाद तो या थ आए तो क्रमशः ट या ठ हो जाता है। तो यहां पर जो हो गया क्या है? ठ है। इसका मतलब कि ये ठ नहीं है, नियमतः ये थ है, थ। तो ये मूर्धन्य स और ये थ। तो इस स के अ के बाद इस मूर्धन्य स को जोड़ देंगे और अ से पहले यहां पर थ को जोड़ देंगे। आइए करके देखते हैं। स और अ, ये स पूरा मूर्धन्य स और फिर ये मूर्धन्य स अ के बाद जाके जुड़ा है तो ये मूर्धन्य स, उसके साथ कोई स्वर नहीं। फिर ये थ को क्या करेंगे कि अ से पहले जोड़ देंगे तो थ और अ आकर के इसी में जुड़ गया तो थ को पूरा कर दिया। अब नियमतः यहां पर देखिए और एकदम स्पष्ट हो रहा कि ये मूर्धन्य स है और ये थ है ना। तो ये क्या हुआ? मूर्धन्य स के बाद थ अगर है तो ठ में बदलता है, इसलिए यहां पर ये षष्ठ हो गया, षष्ठ, ठीक है ना। इस स में कोई स्वर नहीं है, ये आधा है, ठीक है। आइए अब हम लोग नियम 10 को देखेंगे। आइए अब हम लोग 10वें नियम को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जब अ या आ स्वर को छोड़ के कोई दूसरा स्वर हो और उसके बाद
ये सड़क वाला स हो तो स के स्थान पर क्या हो जाता है? मूर्धन्य स हो जाता है। आई बात समझ में आई? आइए थोड़ा और क्लियर करते हैं। पहले भाग का अंतिम वर्ण, पहले भाग का अंतिम वर्ण अकार को छोड़ के, है ना, मतलब अ आ को छोड़ करके कोई भी दूसरा स्वर है, अ और आ स्वर नहीं, दूसरा स्वर ई हो, ऊ हो, है ना, री हो, कोई अन्य स्वर हो, अ आ को छोड़ के, और बाद वाले का पहला वर्ण क्या हो? सड़क वाला स हो, ये स हो, तो क्या हो जाता है? सड़क वाले स के माने बाद वाले में परिवर्तन होता है, पहले वाले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाद वाला जो स है, सड़क वाला स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। क्लियर? माने पहली तरफ अ आ नहीं, कोई अन्य स्वर, और दूसरी तरफ सड़क वाला स, तो क्या होगा? वो सड़क वाला स जो है मूर्धन्य स में बदल जाता है। आइए जैसे एग्जांपल्स को देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने समझने के लिए आपको ये ऐसे करके दिखाया है। ई का स, ई का स तो होता नहीं है, ई रहे इधर, है ना, लेकिन आपको केवल बस समझ में आ जाए। ई का मूर्धन्य स यहां दिखाए हैं और ये ई धन स दिखाए, तो ऐसा भी बात नहीं है, इसमें तो कोई परिवर्तन, ई में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, इस स्वर में तो होगा नहीं, केवल स के यहां परिवर्तन होगा। लेकिन बस आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए इसको हमने ऐसे लिखा है ना। तो ई के बाद अगर ये स है तो ये मूर्धन्य स में होगा। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया है विषम। विषम, आइए इसके वर्तनी को लिखते हैं। व ह्रस्व ई, मूर्धन्य स, अ, म और अ। अब विकार कहां है देख लिया जाए हम लोग। तो विकार कहां है? ई है, ये ई और ये मूर्धन्य स। इसका मतलब कि ये अ तो है नहीं, आ भी नहीं है, ई है और ये मूर्धन्य स है, तो ये मूर्धन्य स ना होकर के ये सड़क वाला स है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस ई को व के बाद पुनः लगा देते हैं और स को अ से पहले कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा व और ई, वी और ये स और अ मिलके पूरा स, म और अ, म, विधन सम, विधन सम, तो हो गया ये विषम। ठीक है ना। अब यहां से और क्लियर हो जा रहा है। देखिए ये ह्रस्व ई है और स है, ये मूर्धन्य स इसलिए हो गया, है ना। यही अ होता तो ये नहीं होता, क्योंकि नियम ये कहता है अ और आ को छोड़ के कोई स्वर हो और उसके बाद कोई ये सड़क वाला स है तो मूर्धन्य स में बदलेगा, विषम। आइए हमने एक एग्जाम्पल दूसरा लिया है। क्या है दूसरा एग्जाम्पल? सुषमा। ये समझने के लिए आपको हमने ये दिया है, ऊ के बाद अगर का जो है कैसे मूर्धन्य स होता है, ये ऊ का मूर्धन्य स। ठीक है ना, ये ऊ धन स बराबर मूर्धन्य स। कैसे होगा? ये ऊ तो ऊ ही रहेगा, इस स की जगह पर ये बदलेगा। ठीक है ना। ये हमने एग्जाम्पल लिया सुषमा। सुषमा का हम लोग क्या करेंगे? वर्तनी लिखेंगे। स, ऊ, ह्रस्व ऊ और मूर्धन्य स, अ, म और आ। अब कहां विकार है? ये ऊ है या मूर्धन्य स है? ये ऊ है और मूर्धन्य स है, मतलब ये मूर्धन्य स नहीं है, ये क्या है? ये सड़क वाला स है। ठीक है, तो स के बाद तो फिर ऊ को ले जाके वैसे ही लगा देंगे और ये मूर्धन्य स हट जाएगा और अ से पहले स को ले जाके लगाएंगे। तो स और ऊ सु और ये स और अ, पूरा स हो गया, म और आ, मा। ठीक है ना, सुषमा, सुधन समा, सुषमा। अब और क्लियर हो रहा है। देखिए ये ऊ है, ये ऊ है, ये ऊ है और ये सड़क वाला स है, तो ये क्या हुआ? ये ऊ के बाद चूंकि सड़क वाला स आया है इसलिए ये क्या हुआ? मूर्धन्य स में बदल गया। तो ये आज हम लोगों ने व्यंजन संधि का नियम 8, 9 और 10 को समझा
और इसमें और भी नियम को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो फिर वही वीडियो बड़ी होगी, जिससे आप लोगों को असुविधा होगी, है ना। फिर अगले पार्ट में अगले नियम को मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।